सुधा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े थे उसके अजीत भैया, फिर रेखा दीदी, उसके बाद अभय भैया और सबसे छोटी वह। चारों भाई बहनों में शुरू से ही उसके अभय भैया पढ़ने में सबसे होशियार और मेहनती थे। इसीलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। उम्मीदों के अनुरूप अभय भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे। जब एक शादी में उनकी मुलाकात सलोनी भाभी से हुई। सलोनी भाभी के स्वभाव में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा मिठास थी, जो शुरू से ही सुधा के गले कभी नहीं उतरी। लेकिन घर का हर सदस्य उनके इस स्वभाव का मुरीद था। वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके घर में गुणी, सुघड़, सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली बहू आए। हुआ भी ऐसा ही। सलोनी भाभी को पाकर माँ और बाबूजी दोनों निहाल थे। बल्कि धीरे धीरे सलोनी भाभी का जादू ऐसा चला कि माँ और बाबूजी अभय भैया से ज़्यादा उनकी पत्नी यानी सलोनी भाभी को प्यार और मान देने लगे। कभी बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाले, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले अभय भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण से थोड़ी सुंदर दिखने वाली सलोनी भाभी को अभय भैया में बड़ी संभावनाएं दिखीं या वाकई प्यार हो गया, किसे मालूम। लेकिन अभय भैया उनके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठान ली कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी सलोनी भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बना लिया। लेकिन अभय भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। आईएएस तो दूर की बात, उनका तो पूरी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। अब उन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। वे सलोनी भाभी को माँ बाबूजी के सुपुर्द कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने गुड़गांव चले गए। अभय भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार शामिल हुए, हर बार असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। बार बार की इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी अभय भैया ने पाकर भी ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए ललायित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ आती। जब किसी काम को करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। अभय भैया रांची लौट आए थे। यहाँ भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और ना जाने क्या क्या कहते रहते। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ा पाता तो चाहने वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभय भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया उन पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाते रहने का। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तब जलीकटी सुनाने लगे। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू कह उनके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुनकर एक बार अभय भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे क्रोध में अंधे हो गए। उन्हें बेशरम और नालायक जैसे शब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूट चुके अभय भैया देर तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहे थे।
उनका तो आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वाभिमान भी खत्म हो रहा था। दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपए मंगवाए थे। भाई की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता न देख समझा बुझाकर उनका दाखिला कॉलेज में करवा दिया। अभय भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले सलोनी भाभी माँ और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और अभय भैया के लिए उनके अंदर गरम लावे की तरह उबलता गुस्सा ही बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के एक गलत फैसले ने अभय भैया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार अभय भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तब उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते। वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य सलोनी भाभी पर निछावर करते और अपनी सारी नफरत अभय भैया पर उड़ेलते। सलोनी भाभी ने अपनी मीठी जबान और सेवा भाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वे जो चाहती जैसा चाहती माँ बाबूजी वैसा ही करते। अभय भैया वकालत पास कर कोर्ट जाने लगे, पर उनकी वकालत ढंग से चल नहीं पा रही थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो गए, वंश और गुड़िया। शुरू से ही बड़ी होशियार सी सलोनी भाभी अपने दोनों बच्चों को अभय भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया था कि अपने पिता की अवज्ञा करना उनके दोनों बेटा बेटी के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगते हैं तो क्या नौकर क्या बच्चे कोई भी उसे जलील करने से नहीं चूकता। वंश और गुड़िया पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा सलोनी भाभी के पास रहता। अभय भैया तो अपने बच्चों के लिए भी कोई फैसला लेने से वंचित हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक विरक्ति सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते, घर आते बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग सलोनी भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करे, पर जब भी सुधा उनके स्वभाव का विश्लेषण करती, उसे ऐसा लगता कुछ है जो सामान्य नहीं है। सलोनी भाभी की ज़रूरत से ज़्यादा फर्ज निभाने का उत्साह उसके मन में संशय भरता। वह अक्सर माँ से कहती, माँ ज़्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए। उसकी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए माँ 10 नसीहतें उसे सुना देती। यह सलोनी भाभी के मीठे वचनों का ही असर था, जो अजीत भैया, वंश और गुड़िया को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। पर्व त्योहार में जैसी साड़ी भैया भाभी के लिए खरीदते, वैसी ही साड़ी सलोनी भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी माँ की अजीत भैया को सख्त हिदायत थी कि कपड़ा हो या और कोई दूसरी वस्तु, दोनों बहुओं के लिए एक समान होनी चाहिए। भैया भी माँ की इस बात का मान रखते। वैसे सलोनी भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तब बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठी छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी कितने सुंदर कंगन आपने बनवाए हैं, इन पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूँ, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मेरे लिए दुर्लभ बना दिया है। झट बड़ी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती, अरे नहीं सलोनी, इतना मायूस मत हो, तू इन्हें रख ले, मैं अपने लिए दूसरे बनवा लूँगी। पहले वे मना करती, नहीं नहीं भाभी, मैं भला इन्हें कैसे ले सकती हूँ, ये आपने तो अपने लिए बनवाए हैं। बड़ी भाभी जब जिद कर उसे थमा देती, तब बोलती, मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपके जैसे सोने के हैं।
आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो पहन ही लूँगी। सलोनी भाभी की तारीफ सुनकर बड़ी भाभी फूलकर कुप्पा हो जाती। रेखा दीदी जब भी मुंबई से आती सबके लिए साड़ियाँ लाती, यह सोचकर कि अभय तो शायद ही सलोनी के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा। सबसे पहले सलोनी भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती और सलोनी भाभी अक्सर दो साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है। तब रेखा दीदी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियाँ रख लो। जितना जादू सलोनी भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर पड़ता जा रहा था, उतना ही अभय भैया अपने घर में बेगाने होते जा रहे थे। अभय भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उसी कमरे में अभय भैया और सलोनी भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती तब सीढ़ियों से दरवाज़ा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते सुधा बुरी तरह थककर आंगन में आ बैठी। सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला देख वह ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी सलोनी भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज़ सुन जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अभय भैया को सलोनी भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अपशब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। उसका तो यह हाल हो गया था कि काटो तो खून नहीं। अचानक अभय भैया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। कमरे से आती धीमी रोशनी में भी उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखरे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून को अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते अभय भैया को देख उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चाक कर दिया हो। उसकी उपस्थिति से अनजान सलोनी भाभी ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया और अभय भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में उन दोनों की आंखें टकराई। भैया उसे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से सहनशील रहे अभय भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था कि वहाँ खड़ी वह हर पल शर्म के बोझ तले दबती जा रही थी। इन्हीं सलोनी भाभी की लोग मिसाल अच्छी बहू के रूप में देते हैं, जिन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगा उनको बदनाम कर रखा था। सुधा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो अभी भी भाभी का जादू छाया हुआ था। उसकी कौन सुनता। उन्हीं दिनों अजीत भैया का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। संयोग से उसी साल उसे भी इंदौर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह रांची से इंदौर आ गई। अजीत भैया के रांची से हटते ही बाबूजी की चिंता अभय भैया के परिवार के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभालते हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी वंश और गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे। लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे अभय भैया के परिवार की निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते थे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने इस मार्केट कॉम्प्लेक्स को अजीत भैया के मना करने के बावजूद सलोनी भाभी के नाम कर दिया। अजीत भैया चाहते थे कि वह मार्केट कॉम्प्लेक्स अभय भैया के नाम हो, लेकिन बाबूजी के लिए तो अभय भैया एक गैर जिम्मेदार और निकम्मे इंसान थे। उनकी बहू ने उनके दिमाग में यह बात बिठा दी थी। अजीत भैया के हटते ही सलोनी भाभी ने माँ बाबूजी की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी सारी आमदनी भी अपनी मुट्ठी में कर ली थी। फिर भी सभी सलोनी भाभी के इस तरह सब कुछ संभाल लेने से माँ बाबूजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए थे। अक्सर बाबूजी अजीत भैया को फ़ोन कर अभय भैया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अवगत कराते रहते। इतने दिनों बाद भी बाबूजी यह नहीं समझ पा रहे थे
कि अभय भैया को फटकार के बदले अपनों के प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत है। यह दिसंबर की ठिठुरती शाम थी। सभी शाम होते ही उस हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक कमरे में आग जलाकर बैठे गपशप कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही माँ ने रोते रोते बताया, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। माँ को आश्वस्त कर सब फौरन रांची के लिए रवाना हो गए। अभय भैया द्वारा बताए पते पर सीधे अस्पताल पहुँचे। वार्ड के बाहर ही अभय भैया और माँ बैठे मिले। सलोनी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सब लोगों को देख माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। जब अजीत भैया ने सलोनी भाभी के बारे में पूछा तो उस चिंता, दुख और निश्चिंतता और भय की स्थिति में भी जो कुछ माँ ने सुनाया, सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ बने सब माँ की बातें सुनते रहे। माँ ने बताया, जब बाबूजी को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आनन फानन डॉक्टरों ने लाखों के खर्चों की फहरिस्त थमा दी। हमेशा की तरह जब माँ ने सलोनी भाभी से पैसा निकालने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़े से पैसे निकाल कर देने के बाद यह कहकर पैसे निकालने से मना कर दिया कि अकाउंट में पैसे है ही नहीं, जबकि सलोनी भाभी के साथ जॉइंट अकाउंट में बाबूजी ने अच्छी खासी रकम जमा करवा रखी थी। 1 मिनट में सलोनी भाभी ने माँ बाबूजी के अटूट विश्वास की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। माँ ने धैर्य से काम लेते हुए मकान और उसके बगल वाले ज़मीन के कागजात सलोनी भाभी से मांगे ताकि उन्हें गिरवी रख पैसों का इंतज़ाम करे। तब उन्हें पता चला दुकान की रजिस्ट्री के समय वे सब भी सलोनी भाभी ने अपने नाम करवा लिए थे। परिस्थिति को देखते हुए सबने अभी माँ को चुप रहने की सलाह दी और खुद भी खामोश रहे। अजीत भैया ने सारे खर्च संभाल लिए थे, पर डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद भी बाबूजी को बचाया नहीं जा सका। बाबूजी की 13वीं तक इस बारे में सब चुप रहे। जब सारे रिश्तेदार चले गए, अजीत भैया ने सलोनी भाभी को बुलवाकर माँ द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जाननी चाहिए। तब बिना किसी संकोच के माँ द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सही बताते हुए वे बोली, हाँ मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरे दोनों बच्चे हमेशा आप लोगों के मोहताज रहें। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिंसक ईर्ष्या धधक उठी, जिसे देख अजीत भैया ने समझाना चाहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम सब तुम्हारे अपने नहीं हैं। भैया की बातें सुनते ही वे और भी भड़क उठी। हमेशा से सीधी साधी दिखने वाली सलोनी भाभी ने एकाएक बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। कहीं बहस में रिश्तों की मर्यादा न टूट जाए, यह सोचकर अजीत भैया खामोशी से माँ के बचे खुचे सामान और गहने समेत सबको साथ दिल्ली ले जाने के लिए कार में आ बैठे। वे सभी घर से निकले ही थे कि अभय भैया बीच रास्ते में आ खड़े हो गए। अजीत भैया के कार रोकते ही वे दौड़कर आए और भैया का हाथ थामते हुए बोले, भैया मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकूंगा। भैया कुछ बोलते उसके पहले ही भाभी गाड़ी से उतरकर अभय भैया का हाथ थाम अपने बगल में बैठाते हुए बोली, चलो तुम मेरे साथ चलो। इतना प्रतिभाशाली होकर भी किस कदर तुमने अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया। बहुत हुआ यहाँ सब। तुम्हें मैंने हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। देखना मैं तुम्हें फिर से कैसे बुलंदियों पर पहुँचाती हूँ। जितना तुमने ज़िंदगी में चाहा होगा उसका चौगुना तुम पाओगे। यह तुम्हारी बड़ी भाभी का तुमसे वादा है। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि कैसे तुम्हारी यही बीवी बच्चे सिर के बल दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। गाड़ी आगे बढ़ी। अब सुधा की बोलने की बारी थी। आप लोगों को सलोनी भाभी पर अटूट विश्वास करते देख मैं हमेशा खामोश रही, वरना मैं तो शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह समझ रही थी। जो जितना उनकी मीठी वाणी का मुरीद हुआ, उसके गले पर उनकी मीठी छुरी उतनी ही तेज चली। आप लोगों के तो फिर भी धन संपत्ति पर ही उनकी मीठी
छुरी चली। जरा अभय भैया की सोचिए, जिनकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी के पास अब इस बात का भला क्या जवाब था। सब मीठी छुरी के मारे हुए थे। सबको राहत इस बात की थी कि चलो घाव भले हुआ, प्राण तो बचे। शायद इसीलिए उस विषम परिस्थिति में भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।